जय हिंद। पतंजलि का नाम सुनते ही योग गुरु रामदेव का चेहरा दिमाग में आता है, लेकिन रामदेव पतंजलि के सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हैं। असल में इसे चलाते हैं आचार्य बालकृष्ण। 94% शेयर अकेले आचार्य बालकृष्ण के हैं। फोर्ब्स की 2023 बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक बालकृष्ण की कुल नेटवर्थ लगभग 29,587 करोड़ रुपए। पतंजलि एक ऐसी स्वदेशी कंपनी है जिसने लॉन्च के कुछ सालों बाद ही FMCG सेक्टर में तहलका मचा दिया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पतंजलि ने यूनिलीवर जैसी कंपनीज की मोनोपोली खत्म कर दी। भारत के हर दूसरे घर में पतंजलि का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर आता है। हर जगह पतंजलि की ही चर्चा थी, क्योंकि स्वदेशी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से चल रहा था और वो मेहनत भी कर रहे थे। चर्चा आज भी है पतंजलि की, लेकिन गलत कारणों की वजह से। आज की वीडियो में हम गॉडमैन से टाइकून बने बाबा रामदेव की सफलता की कहानी और कंट्रोवर्सीज दोनों पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो बाबा रामदेव से लेकर आचार्य बालकृष्ण की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते हैं। बाबा रामदेव के फॉलोअर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास बाबा रामदेव का केस है, उसमें एक जज मुस्लिम है और एक जज क्रिश्चियन, तो हमें न्याय की ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत की जुडिशरी इन सब चीजों से परे है। किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले हमें चीजों को क्रिटिकली इवेलुएट करना चाहिए, ताकि बाद में हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। एक्चुअल में कंट्रोवर्सी कोविड-19 के दौरान शुरू हुई। कोविड में पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स जहां कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे थे और अनुमान था कि वैक्सीन 6 से 8 महीने में डेवलप हो, वहीं इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक को अच्छी खासी फंडिंग की थी। लेकिन बाबा रामदेव का अलग ही चल रहा था। महामारी फैलने के कुछ ही समय में पतंजलि ने अपनी दवाई कोरोनिल लॉन्च कर दी। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी दवाई कोरोनिल और सवसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। रामदेव ने बताया कि कोरोनिल को WHO से मंजूरी भी मिल चुकी है। कोरोनिल दवा को लॉन्च करते समय मंच पर रामदेव के साथ पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। यानी कहा जा सकता है कि रामदेव को सरकार का फुल सपोर्ट था। इसका प्रभाव ये पड़ा कि पतंजलि ने कुछ ही महीनों में लगभग 85 लाख कोरोनिल किट बेच दी। दवाई का प्रमोशन और दावे ऐसे किए गए कि लोग इसको ब्लैक में भी खरीद रहे थे। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावे पर सवाल उठाए तो बाबा रामदेव ने बयान ही बदल दी और कहा कि हमने कोरोना को ठीक करने का दावा नहीं किया था और न ही हमारी दवाई को WHO से मंजूरी मिली। हाँ, लेकिन WHO के दिशा निर्देशों पर हमने इसको विकसित किया है। रामदेव ने दावा किया कि दवा की टेस्टिंग 100 माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट पर की गई है और कुछ ही दिनों में वो कोरोना नेगेटिव हो गए। यहाँ पर बवाल ये खड़ा हुआ कि आप कोई भी टेस्टिंग डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव को गवर्नमेंट का आशीर्वाद था, तो बाबा रामदेव आसानी से निकल गए, बहुत ज्यादा झंझट नहीं पड़ा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जुलाई 2022 में पतंजलि ने अखबार में एक विज्ञापन जारी किया जिसका टाइटल था एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत फहमियां। इस एड में पतंजलि ने आंख कान की बीमारियों, लीवर, थायराइड, अस्थमा और एलोपैथी इलाज और त्वचा संबंधी बीमारियों को नाकाम बताया था। विज्ञापन में ये दावा भी किया गया था कि इन बीमारियों को पतंजलि की दवाइयां और योग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी दवाई से किसी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने का दावा नहीं कर सकता। ऐसा करने पर ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 का वोलेशन माना जाता है। तो इस प्रकार पतंजलि के द्वारा डोमा का वोलेशन किया गया। इसके अलावा ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भी वोलेशन था। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, अपने प्रमोशन के चक्कर में उन्होंने कहा कि एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाइयां ही कोविड में हुई मौतों की असल जिम्मेदार है और एलोपैथिक को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है।
जबकि हमें खुद पता है कि कोरोना में बहुत सारी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई, जिसको सरकार ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। इस बात से खफा होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट का रुख कर लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि जब बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे तो उन्होंने दावा किया था कि उनके पास योग शरीर है और वह लंबे समय तक अनशन झेल सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें एलोपैथिक अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया था। इसी तरह आचार्य बालकृष्ण जब गंभीर रूप से बीमार थे तो उन्हें 2019 में एलोपैथिक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और एलोपैथी ने ही उसकी जान बचाई। मामले की सुनवाई करते हुए 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एडवर्टाइजमेंट को मिसलीडिंग बताया और पतंजलि को वार्निंग दी कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो आपके हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। बाबा जी यहाँ एक गलती कर बैठे और अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी दवाएं रिसर्च बेस्ड होती हैं, मेडिकल माफिया झूठ बोलते हैं, मेरे पास प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मरीजों को सुप्रीम कोर्ट में परेड करवाने के लिए तैयार हैं। हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आरए फैक्ट्री, सीआरपी, एएनए, एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। इसके अलावा पतंजलि ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी जारी रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग 2 महीने बाद 15 जनवरी 2024 को सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस अमानुल्लाह को एक गुमनाम लेटर मिला जिसमें पतंजलि के कंटेम्प्ट के बारे में लिखा गया था, जिसके बाद मैटर रीओपन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण और बाबा रामदेव को कोर्ट में बुला लिया। इसके बाद दोनों ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज करते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं, आपको ऐसे ही माफ नहीं कर सकते, आपका माफी मांगने का तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस केस में 3 प्रोबेबिलिटी बनती हैं। पहली कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को माफ कर दे, दूसरी कि पतंजलि पर हैवी फाइन लगे, तीसरी कि 6 महीने की सजा भी हो सकती है। पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार और मामले को देख रहे ड्रग्स इंस्पेक्टर को भी जमकर फटकार लगी है, क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलने के बावजूद उन्होंने पतंजलि पर कोई कार्यवाही नहीं की। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स, यहाँ तक कि होमोसेक्सुअलिटी को भी ठीक करने का दावा कर चुके हैं। इन सब चीजों को भी लेकर विवाद खड़ा हुआ था। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस भी मिला था। 2015 में ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर से पतंजलि आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में हरिद्वार के लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की। कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि बाबा रामदेव गाय का घी कैसे बनाते हैं, इतनी गायें बंधी हुई तो कहीं नजर नहीं आती। 2018 में भी फूड अथॉरिटी ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई। विवादों के साथ बाबा रामदेव और पतंजलि का पुराना नाता है, लेकिन विवादों से परे बाबा रामदेव की लोकप्रियता भी कोई कम नहीं है। किस प्रकार हरियाणा के एक छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1995 में रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आचार्य करमवीर ने मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट शुरू किया और ये ट्रस्ट हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम में शुरू किया गया था। ट्रस्ट ने योग की शिक्षा देना शुरू किया, जिसके बाद रामदेव की पहचान एक बेहतरीन योग गुरु के रूप में बनी। योग गुरु रामदेव कोई हमेशा से ही इतने लोकप्रिय नहीं थे। योग तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। साल 2000 के बाद आस्था चैनल ने बाबा रामदेव को सबसे बड़ा मौका दिया और उनके योग के कार्यक्रम का प्रसारण होने लगा, जिसके बाद देखते ही देखते योग की पहचान बाबा रामदेव बन गए। हर घर में योग हुआ तो रामदेव का जिक्र भी साथ में किया गया, यानी कि पतंजलि की असल लॉन्चिंग से पहले ही बहुत बड़ी मार्केटिंग हो चुकी थी। लोगों की जो आस्था बाबा रामदेव को लेकर बनी थी, उसका इस्तेमाल ही आगे चलकर एक बड़ी कंपनी के लिए होने वाला था। साल 2006 में पतंजलि की शुरुआत हुई और लॉन्च होने के कुछ साल बाद ही
पूरे देश में पतंजलि का डंका बजने लगा। हालांकि जिस समय पतंजलि ने खुद को लॉन्च किया, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, आईटीसी जैसी कंपनियां पहले से ही मैदान में जमी हुई, लेकिन पतंजलि के स्वदेशी कॉन्सेप्ट ने सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। साल 2023-24 में पतंजलि का टर्नओवर लगभग 48,000 करोड़ था, जो कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ एनुअली पहुंच सकता है। इसी जमाने में बाबा रामदेव और पतंजलि का काम सिर्फ लोगों को योग सिखाना और आयुर्वेद की ओर खींचना था। उनका मकसद दूसरी मेडिकल प्रैक्टिसेस को पोषना नहीं होता था, लेकिन समय के साथ और खुद को ज्यादा बड़ा ब्रांड बनाने के चक्कर में ऐसी मार्केटिंग की गई जिसने कंपनी का नुकसान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा रामदेव ने योगा के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने उनको बहुत मान और सम्मान भी दिया है। ऐसा रुतबा होने के बाद भी लोगों के विश्वास और आस्था के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि आज के इस दौर में आस्था आधारित ज्ञान की चकाचौंध में रैशनल थिंकिंग को कमजोर किया जा रहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एलोपैथिक को क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद जब जरूरत पड़ती है तो एलोपैथिक की ही मदद लेते हैं। मैं यहाँ पर एलोपैथिक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सभी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस को अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए। होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेदा, सभी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस की मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो लोगों को मिसगाइड ना करें और लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट करें। कुछ लोगों को ये वहम है कि भारत में योगा रामदेव लेकर आए हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि योग भारतीय संस्कृति की हजारों सालों से अभिन्न अंग रहा है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।